वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती का मामले पर बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के जो मामले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी क्लैरिफिकेशन याचिका खारिज कर दी गई अर्णव घोष जी की। उसके संदर्भ में आखिर मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में, यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों पर क्या गाज गिरेगी, क्या होगा भविष्य, पूरी तरीके से कंप्लीट एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि 12,460 की शिक्षक भर्ती में अभी हाल ही में 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी, जहां पर नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए थे। लेकिन मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाया गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुनवाई पर मामले को पूरी तरीके से, जहां पर जो प्रक्रिया चल रही थी उसको को स्टेटस करने का आदेश जारी किया। यानी कि जो स्थिति है वही स्थिति पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को पेंडिंग कर दिया जाए। अब यहाँ पर 12,460 में काफी छात्र ऐसे हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल भी गया और वो लोग बीएसए कार्यालय में बराबर दस्तखत भी कर रहे हैं। देखिए डियर, मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था वो कहीं ना कहीं अब न्याय विभाग तक पहुंच चुका है और निश्चित तौर पर 1-2 दिन बाद उस पर जो बेसिक शिक्षा सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से इसमें डिसीजन ले लिया जाएगा कि आखिरकार जो शिक्षक जिनको काउंसलिंग इत्यादि हो चुकी, जिनका अलॉटमेंट लेटर हो चुका, जिनको विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट हो चुके हैं, उनको क्या करना है। इसके लिए आप जानते हैं, हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक नई डेट भी लगा दी थी। 2 फरवरी की डेट लगी हुई है इसी 12,460 शिक्षक भर्ती में। आप जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में शून्य और 51 जनपद का विवाद था, जो पिछले 2016 की वैकेंसी है और आप समझ सकते हैं 5-6 साल से लगातार ये कोर्ट कचहरी में घूमती नजर आई है। लेकिन जितने चयनित कैंडिडेटों को नियुक्ति पत्र मिला है, काउंसलिंग इत्यादि में उनका नाम आया कटऑफ में, तनिक भी परेशान ना हो। उम्मीद है कि काफी अच्छा उन्हीं के पक्ष में डिसीजन आएगा। बेसिक शिक्षा सचिव अब इस पर कहीं ना कहीं आप कहें तो उनको निर्णय लेना है कि जो स्थिति अभी रोकी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद, उस पर आगे क्या कदम उठाना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अभी भी कुछ बेसिक शिक्षा परिषद जी अपने हिसाब से कदम नहीं उठाते, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वो वेट करते हैं, तो अगली तारीख लगी हुई है फरवरी में, 2 फरवरी को। तो निश्चित तौर पर आपने इतने दिन तक धैर्य रखा, कई सालों तक आपका मैटर कोर्ट कचहरी में घूमता रहा, तो महीने 2 महीने की बात और बची है। 1-2 माह में पूरी तरीके से सारे जो पॉइंट हैं ये कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे और आपको उम्मीद है कि आपको नियुक्ति पत्र वितरण पूरी तरीके से स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेटों को बीएसए कार्यालय में जहां भी अटैच हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, अगर वो आपके साइन करवा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, तो आप बराबर लगातार उस वहां पर पहुंचिए और अपने जो साइन इत्यादि सिग्नेचर हैं वो लगातार करते रहिए। जितने भी कैंडिडेट हमारे बीएसए कार्यालय से अटैच्ड हैं नियुक्ति पत्र पाए हुए, सारे जो हैं वो अपनी जॉब में पूरी तरीके से उसी तरीके से जाते रहें, जहां पर उनको जिस तरीके से बुलाया जा रहा है, जिस तरीके से उनके साथ कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको बताया जा रहा है, सेम कंडीशन अप्लाई करते रहें। निश्चित तौर पर बहुत जल्द आपका जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपने देखा कि अभी हाल ही में क्लैरिफिकेशन याचिका पर सुनवाई की गई, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम इस पर किसी भी प्रकार से कोई इंटरवेन करने की अनुमति नहीं देते हैं और पूरी तरीके से हम आपकी याचिका को खारिज करते हैं, जो कि अर्णव घोष जी की याचिका थी, पश्चिम बंगाल से लगी हुई थी। दरअसल वो जो याचिका थी वो ऑनगोइंग प्रोसेस के लिए थी, ना कि वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि जो एनसीटी का बजट आया है 28 जून 2018 वाला, जिसको 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्वेश कर दिया था, उसके पहले की जो भर्तियां ऑनगोइंग प्रोसेस में हैं वो चलती रहे, उन पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़े, ये अर्णव घोष जी की याचिका थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से इस पर इंटरवेन करने को मना कर दिया और पूरी तरीके से जिनको याचिका है उसको निस्तारित करके खारिज कर दिया, यानी कि उस याचिका को उसने स्वीकार करने से पूरी तरीके से मना ही कर दिया। इस पर जो सुनवाई चल रही थी, तो बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, उन्होंने ये कहा कि हमको लिबर्टी दे दीजिए। इस तरीके से तो 2010 से 2018 तक में जब तक गजट आया है एनसीटी का 2018 वाला, 28 जून 2018 वाला, उसके पहले भी काफी बीएड के कैंडिडेट चयनित है, तो उनको किस तरीके से क्या किया जाएगा। तो इस पर जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने कहा कि हम लिबर्टी नहीं दे पाएंगे किसी भी तरीके से। लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला हमारे पास आया ही नहीं। ये एक अचयनित कैंडिडेट है अर्णव घोष, जो इस तरीके की याचिका लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस तरीके की याचिकाओं पर हम किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं कर सकते, इसलिए पूरी सिरे से इसको हम खारिज करते हैं। अब यहाँ पर 2 स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई सारे हमारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर, जो आरटी एक्ट आया था 2009 का, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ,
तो उसके पहले की जिन राज्यों में भर्तियां हो चुकी हैं वहां पर क्या कंडीशन होगी देखिए डियर। आरटी एक्ट में जो था 2009 का, वहां पर एक था 23(1) और एक था 23(2). तो जब 28 जून 2018 का गजट आया तो उसके बाद की जो भर्तियां हैं वो 23(1) के तहत हुई हैं, यानी कि सारी भर्तियां एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट के आधार पर हुई। जैसे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जाए, एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट के बाद ही हुई है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में भी आपने हाल ही में देखा था कि 72,825 शिक्षकों की एक भर्ती का विज्ञापन 2011 में आया था, जिसमें 12,091 पदों के लिए पुनः काउंसलिंग इत्यादि का जो आदेश अभी हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया, तो वो भर्ती किस बेस पर हुई है? तो वो भर्ती 23 की उपधारा 2 के तहत वो भर्ती की गई है। उसमें राज्य सरकार को एक विशेष पावर दी जाती है कि वो एक बार उस पावर का इस्तेमाल करके अगर उसके राज्य में डीएलएड के या बीटीसी के कैंडिडेट कम है प्राथमिक लेवल पे, तो वो बीएड को इंक्लूड कर सकता है। और 72,825 भर्ती जो हुई थी वो 23(2) के तहत हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती है डियर, ये 23(1) के तहत हुई है, यानी कि एनसीटी की 28 जून 2018 की गजट के अकॉर्डिंग हुई है। तो क्लैरिफिकेशन जो याचिका थी उसको सिरे से खारिज कर दिया गया है। अब आप जानते हैं कि कई राज्यों में विवाद की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन याचिका को जैसे ही निस्तारित किया गया तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये नहीं बताया गया कि जजमेंट कब से लागू होगा, लेकिन ये जरूर कह दिया गया कि चूंकि जो याचिका प्रेरी की गई थी अर्णव घोष जी की, वो यही थी कि 11 अगस्त 2023 के पहले के जितने अभ्यर्थी जो भी नोटिफिकेशन आया था जिन भर्तियों का, उनको छेड़ा ना जाए, बल्कि जजमेंट 11 अगस्त 2023 के बाद लागू हो। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहले की भर्तियों पर भी पूरी तरीके से जो दखलंदाजी है वो दे सकती है कोर्ट, वहां जिस जिस राज्य में मैटर फंसा है। जैसे मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती का उदाहरण आप ले लीजिए, तो वहां पर जबलपुर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, तो उसके लिए जबलपुर हाई कोर्ट पूरी तरीके से अब जो डिसीजन देगी वही वहां पर लागू हो जाएगा। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती है, जो कि ऑलरेडी माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधीन है, जहां पर नियुक्ति पत्र आपने देखा था कि 11 अगस्त 2023 के बाद बटा है, जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अंतिम फैसले के बाद वहां पर नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है, सितंबर में बटा है। तो इस तरीके से कई दांव पेच पूरे तरीके से भर्ती प्रक्रिया में विवादित बने हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा की जाएगी वो उत्तर प्रदेश की जाएगी 69,000 शिक्षक भर्ती का, क्योंकि कई जो साथी हैं वो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर 69,000 शिक्षक भर्ती तो पहले की है। उस समय तक एनसीटी के गजट के अकॉर्डिंग जब माननीय राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट ने भी जब गजट को सबसे पहली बार संवैधानिक करार दिया था 25 नवंबर 2021 को, उसके पहले ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी थी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भर्ती रामचरण मौर्य जी के केस के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर कंप्लीट हुई है। तो डियर आप देख सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रामचरण मौर्य वाला केस था वहां पर क्या क्या बातें स्पष्ट की गई हैं। आप देख सकते हैं देवेश शर्मा वाले याचिका पर सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रामचरण मौर्य वाले आर्डर को एग्जामिन करके ये निष्कर्ष निकाला था कि यूपी के मामले में बीएड की पात्रता को चुनौती नहीं दी गई थी। यानी कि आप जानते हैं कि नया याचिका एक पहुंच चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में गुड्डू सिंह की। गुड्डू सिंह शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, और उत्तर प्रदेश में जो 69,000 की शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी कई साल पहले, यहाँ पर आप जानते हैं उसमें एक रिट याचिका दायर कर दी। उनका कहना है कि जिस एनसीटी के गजट के अकॉर्डिंग ये लोग जॉब पाए हैं वो गजट अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। लेकिन जिस रामचरण मौर्य केस की लगातार बात की जाती है, दोहाई दी जाती है 69,000 शिक्षक भर्ती में, दरअसल रामचरण मौर्य का जो केस था वो सिर्फ कटाफ को लेकर के था, ना कि पात्रता की चुनौती को लेकर के था। इसको लेकर के याचिका दायर की गई थी गुड्डू सिंह की तरफ से, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस इशू कर दिए हैं और 22 जनवरी की डेट भी मुकम्मल कर दी है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में। अब यहां पर हुआ ये है, आप देख सकते हैं गुड्डू सिंह को अब केवल यही दोबारा फिर से सिद्ध करना है 22 जनवरी को, जहां पर सुनवाई होने जा रही है, कि जो रामचरण मौर्य वाला मामला था वो कटाफ को लेकर के था, ना कि पात्रता को लेकर के, क्योंकि उस समय यूपी के मामले को पूरी तरह आइसोलेट कर दिया गया। वही बात पटना हाईकोर्ट ने छठे चरण के 22,000 चयनित बीएड के लिए कहा कि रामचरण मौर्य मामला बीएड की पात्रता चैलेंज नहीं थी, तब ये तय हो जाएगा कि रामचरण मौर्य केवल कटाफ पर था। यानी कि आपने देखा था कि बिहार में पटना हाई कोर्ट ने अपने यहां लगभग 22,000 बीएड के जो चयनित शिक्षक साथी हैं छठवें चरण में, उनको भी बाहर करने का आदेश दिया था। अब चूंकि गुड्डू सिंह को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में यही सिद्ध करना है कि जो रामचरण मौर्य वाला केस की दुहाई लगातार बीएड के कैंडिडेट देते आ रहे हैं, दरअसल वो कटाफ को लेकर के है, ना कि पात्रता को लेकर के। अगर ये चीजें वहां पर सिद्ध हो जाती हैं कि कटाफ को लेकर के मामला है, तो निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आप कहें तो विवादों में आ जाएगी। आप देख सकते हैं आगे की लाइन में और बातें मेंशन की गई हैं, जैसे यूपी सरकार ने 2018 के गजट पर बीएड को शामिल किया था,
वैसे ही अन्य राज्यों ने भी किया है। अगर यूपी के बीएड चयनितों को कोर्ट बचाने पर आ जाए तो पूरे देश में चयनित बीएड धारियों का आर्टिकल 14 और 16 के तहत राइट जनरेट हो जाएगा कि हमें क्यों बाहर किया गया है। एक ही गजट पर यूपी का बीएड नौकरी करे और हम बाहर रहें। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गजट रद्द करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो आप जानते हैं डियर, यहाँ पर यह मांग की जा रही है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है। दरअसल वो भी आप जानते हैं कि 28 जून 2018 की गजट के अकॉर्डिंग ही हुई है। और यहाँ पर अब रामशरण मौर्य वाला केस के अकॉर्डिंग इनको राहत दी जाती है, तो फिर मध्य प्रदेश में भी कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन पाए हैं इसी गजट के अकॉर्डिंग, छत्तीसगढ़ में भी पाए हैं, बिहार में भी पाए हैं। तो आप उनको दोनों को कंपैरिजन करके एक राज्य में उसी एनसीटी के गजट के अकॉर्डिंग कैंडिडेटों को बाहर कर रहे हैं और दूसरे में एलिजिबल कर रहे हैं। इस तरीके से लेकर के फिर ये मामला एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट में नया पहुंचेगा। हालांकि आपको मैं बता दूं कि एक नया मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुका है। सभी राज्यों की तरफ से मिल करके एक याचिका डाली गई है, एनसीटी के अगेंस्ट उस पर जाया गया है और कहीं ना कहीं ये बात रखी गई कि एनसीटी के रूल के अकॉर्डिंग हमने बीएड किया था, इसमें हमारी क्या गलती है। एक नया मामला अभी 7 जनवरी को फाइल किया गया है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से पूरी जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनको लेकर के मामला फंसता जा रहा है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन याचिका को जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किन किन भर्तियों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा है कि मैटर टू मैटर, कहीं ना कहीं मैटर टू मैटर टाई अप करेंगे। जहां पर भी जिस भी राज्य में मामला जिस तरीके से चल रहा है वहां की हाईकोर्ट उसको कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी कि वहां की यथा स्थिति कैसी है, कब वहां पर वैकेंसी आई थी, उस समय की क्या स्थिति है। इस तरीके से अब यहां पर निर्णय लेना है। लेकिन फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 22 जनवरी का दिन होगा गुड्डू सिंह की याचिका को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो एक बेहद और निर्णायक दिन होगा, क्योंकि वहां पर आप जानते हैं राज्य सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करना होगा उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो वो आरटी एक्ट 23 के उपधारा 1 के तहत ही हुई है, यानी कि एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट पर ही वो भी भर्ती हुई है। जैसा कि मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती है, जैसा कि बिहार में छठवें फेज की शिक्षक भर्ती है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती है, सारी ही एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट के अकॉर्डिंग ही हुई हैं। सारी भर्तियां, इसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन यथा स्थिति जो कैसी है इन सारे भर्तियों पर, उसके लिए वहां की जो कोर्टें हैं, हाई कोर्टें हैं, वो अपने हिसाब से जो डिसीजन है वो लेना चाहेंगी। यही बात जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने कहा था, चूंकि जब शेख मनीष सिंघवी जी ने बीएड की तरफ से पैरवी की थी और कहा था कि 2010 से लगा करके अगर बीएड इस तरीके से आप देखेंगे तो कई लाखों अब जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं बाहर हो रहे हैं, तो उनके लिए आप ब्रिज कोर्स का प्रावधान करवा करके उनको एंट्री दिला सकते हैं। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए यहाँ पर ये कोई सिलेक्शन का मामला नहीं है, नियुक्ति का मामला नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं आप कहें कि एक तरीके से 21A आर्टिकल यानी कि मौलिक अधिकार का मामला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का। तो हम मौलिक अधिकार को देख करके ही डिसीजन दे रहे हैं, ना कि नियुक्ति को देख लेकर के कोई मैटर हम जो है सॉल्व कर रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा था, और लिबर्टी को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ऐसा कोई 2010 से पहले की कोई भर्तियां, ऐसा कोई मामला यहाँ आया ही नहीं है 2010 के गजट के अकॉर्डिंग, जिसको लेकर के आप लोग अभी से इस तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में आया ही नहीं। तो इस तरीके से कई बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं और निश्चित तौर पर अब जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा वो 22 जनवरी को होगा उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्योंकि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में आप देख सकते हैं लगातार शुरुआत से ही विवाद है। यहाँ पर 6800 की सूची के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से लगातार गुहार लगा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में चूंकि 6800 की एक सूची जारी की गई थी और उस सूची को बाद में लखनऊ खंडपीठ के द्वारा रद्द कर दिया गया था, उसी सूची को बहाल कराने के लिए लगातार ये अभ्यर्थी भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें बीएड के कैंडिडेट भी काफी मात्रा में चयनित हैं और इसी तरीके से 1 अंक वाले मामले में भी बीएड के कैंडिडेट चयनित हैं। तो आखिरकार जब 11 अगस्त 2023 का जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया गया था, तो उन्होंने एक बात साफ तौर पर कही थी कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी पोस्ट पर बीएड को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आखिरकार इसमें जो 6800 की सूची है यहाँ पर भी निश्चित तौर पर बीएड के कैंडिडेट होंगे और जो 1 अंक वाले कैंडिडेट हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, वहां पर भी बीएड के कैंडिडेट होंगे। तो इनको किस तरीके से कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में ऐड किया जाएगा, ये भी एक सबसे बड़ा प्रश्न है। चूंकि इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती हुई है वहां पर भी जो नियुक्ति पत्र है वो दरअसल 11 अगस्त 2023 के बाद ही मिला है, वहां पर तो सितंबर में प्रोसीड किए गए हैं। तो इस तरीके से सारी भर्तियां पूरी तरीके से विवाद में आ गई हैं, लेकिन हर राज्य की हाईकोर्ट के द्वारा अब इसका जो निस्तारण है वो धीरे धीरे किया जाएगा। फिलहाल
देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार राज्य की हाईकोर्टों द्वारा किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। क्या क्लैरिफिकेशन याचिका को आधार बना करके और देवेश वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जजमेंट को आधार बना करके जो राज्य की हाईकोर्टें हैं वो बीएड के अगेंस्ट में ही सीधे फैसला देंगी, या फिर यथास्थिति को देखते हुए कोई बीच का मार्गदर्शित रास्ता निकालेंगी। आपकी क्या राय है पूरे वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर आपको ऑथेंटिक और सबसे पहले सटीक खबर ही दी जाती है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।